क्या प्रभाव पड़ता है लड्डू का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर? शुगर कंजम्पशन कितना एडिक्टिव हो सकता है? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू सितंबर 2016 में 2016 में हमारे ही देश में साउथ इंडिया में बनाया गया था। इस लड्डू को बनाने के लिए 20 लोगों ने लगातार 20 घंटे तक काम किया और उसको बनाने में लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आया। और जब वो लड्डू बनकर तैयार हुआ तो उसका वजन था लगभग 30 टन या 30,000 किलोग्राम्स। और जब वो लड्डू बन के तैयार हो गया तो उसे लॉर्ड गणेश को या गणेश भगवान को प्रस्तुत किया गया, जो कि एक तरह से सही भी था। यदि दुनिया में कोई इतना बड़ा लड्डू डिजर्व करता है तो वो गणेश जी ही हो सकते हैं। अब जिस व्यक्ति ने इस लड्डू का निर्माण किया था उसका कहना था कि इस लड्डू को बनाने के लिए लगभग 45% शक्कर, शुगर, 23% बेसन, 23%, 27% घी और लगभग 5% ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया था। और ये लड्डू गणेश जी के लिए बनाया गया था तो उसे तो थोड़ा भारी ही होना चाहिए था। लेकिन जो लड्डू हमारे देश में अक्सर हमारे जैसे छोटे मोटे इंसानों के लिए बनाए जाते हैं तो वो लगभग 1-1.5 इंच डायमीटर के होते हैं और उन्हें दोनों हाथों की हथेलियों में रोल करके बनाया जाता है। और उन्हें ऐसे तो बनाते वक्त कई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनमें जो सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। बेसन के लड्डू के बनाने की सैकड़ों रेसिपीज हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे पॉपुलर रेसिपी है वो है मोतीचूर लड्डू। अब इस रेसिपी में बेसन का घोल बनाया जाता है और फिर उसे एक झारे से प्रवाहित करके डीप फ्राई किया जाता है। इससे बूंदी बन जाती है और बाद में इस बूंदी को चाशनी में या शुगर सिरप में कुछ देर के लिए भिगोकर या इमर्स करके रखा जाता है। और जब वो बूंदी उस चाशनी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है तो बाद में उसे हथेलियों में रोल करके कॉम्पैक्ट करके इसके ये लड्डू बनाए जाते हैं। जब उस बूंदी को चाशनी में शुगर सिरप में डुबोया जाता है तो उसका रंग और रूप मोतियों जैसा हो जाता है और इसीलिए इस लड्डू का नाम मोतीचूर लड्डू पड़ा है। अब आई एम श्योर आपने इन लड्डुओं को देखा भी होगा और खाया भी होगा और इसीलिए आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लड्डू देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। और ये इन लड्डुओं के लुक्स ही थे जिन्होंने मुझे रिसेंटली आकर्षित किया। अभी कुछ समय पहले मैं अपने आस पड़ोस की एक मिठाई की दुकान में घूम रहा था और वहाँ पर घूमकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किस मिठाई को खाकर अपने ब्लड ग्लूकोज में आने वाले उछाल का पता लगाना चाहिए। और तभी मेरी नज़र पड़ी एक बहुत बड़ी थाली पर जो इन मोतीचूर के खूबसूरत लड्डुओं से भरी हुई थी और उनको देखकर मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इन्हें खाकर अपने ब्लड ग्लूकोज पर इनका प्रभाव जानने की कोशिश करूँगा। और उसके चलते अगले दिन ही मैं लड्डुओं को लेकर आया और जब मैंने इन लड्डुओं को खाना शुरू किया तो इनका वज़न था लगभग 100 ग्राम और मैंने इन्हें खाना शुरू किया था 10:54 पर और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 56 और उन्हें खाने के लगभग 35 मिनट के बाद यानी 11:40 पर जब मैंने अपने ब्लड ग्लूकोज की हाईएस्ट लेवल देखी तो वो थी 152। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट जंप था, लेकिन इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। आफ्टर ऑल इन लड्डुओं में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ठोस ठोस कर भरे हुए हैं। इनमें बहुत सारी शक्कर डाली गई है। हालांकि इनमें बेसन डाला जाता है लेकिन वो भी काफ़ी रिफाइंड बेसन ही होता है। ऑफ कोर्स इन लड्डुओं में कार्ब्स के अलावा बहुत सारी ट्रांस फैट्स भी होती हैं क्योंकि इन्हें बनाने वाले लोग जो हमारे हलवाई हैं वो एक ही कढ़ाई में हाई टेम्परेचर पर गर्म किए गए तेल में एक के बाद एक बूंदी के सैकड़ों हज़ारों लॉट्स फ्राई करते रहते हैं और इसके चलते नेचुरली ट्रांस फैट्स पैदा हो जाती हैं। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप इस तरह के 1-2 लड्डू
या इस तरह की कोई अन्य मिठाई एक महीने में एक आध बार खा लेते हैं तो उससे दुनिया नहीं पलट जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी हमारी या आपकी बॉडी में इतनी ताकत होती है कि वो इस तरह की एक दो झटके कभी कभार संभाल ले। परेशानी तब होती है जब हम इस तरह की चीज़ें डेली बेसिस पर खाना शुरू कर देते हैं। और तकलीफ की बात यह है कि हमारे देश का सोशल कल्चर कुछ ऐसा है कि लड्डू हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे देश में कोई भी सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस सेलिब्रेशन हो, लड्डू वहाँ सबसे पहले मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे देश में यदि कोई अपने एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो वो लड्डू बांटकर उसे सेलिब्रेट करता है। यदि किसी गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो पूरे गांव में उसकी न्यूज़, उसकी खुशखबरी लड्डू बांटकर दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति नया घर या नई कार खरीदता है तो उसकी गुड न्यूज़ भी लड्डू बांटकर ही शेयर की जाती है। दूसरे शब्दों में लड्डू या लड्डू जैसे स्वीट्स से अपने आप को बचाना हमारे देश में आसान नहीं है। और एक बार जब हम इस तरह के शुगरी प्रोडक्ट्स को खाते हैं, लगातार खाते हैं, तो उनमें ये ताकत होती है कि वे आपको एक बार फिर से कुछ और शुगरी प्रोडक्ट्स, कुछ और मीठा खाने के लिए प्रेरित करें। एक बार जब हम कोई शुगरी प्रोडक्ट खाते हैं तो उसे खाने के कुछ ही देर के बाद ये हमारे ब्रेन में ओपियोइड्स और डोपामाइन रिलीज करते हैं और इन हार्मोन्स के रिलीज होने के पश्चात एडिक्टिव बिहेवियर की शुरुआत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे रिवार्ड सर्किट में उपस्थित होता है और हमें इस तरह की चीज़ें बार बार खाने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर डेनियल लिबरमैन तो इसे मॉलिक्यूल ऑफ मोर ही कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि डोपामाइन का इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है आपको हर वो काम करने के लिए प्रेरित करना जिसमें आपको मजा आता हो। और इसीलिए फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर डॉक्टर मार्क हाइमन का कहना है कि शक्कर अल्कोहल और कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। जब हम शक्कर खाते हैं या इस तरह की कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमारे दिमाग में भी इसी तरह की प्रोसेस शुरू हो जाती है और इसीलिए मीठी चीजों को खाने के बाद आपको और ज्यादा मीठी चीजें खाने की इच्छा होती है। और यदि आप लड्डू जैसे शुगरी प्रोडक्ट्स को फ्रीक्वेंटली खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, तो फिर हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और हायर इंसुलिन लेवल्स आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस को जन्म देती हैं और यही इम्बैलेंस आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस या T2D या टाइप 2 डायबिटीज या फिर ओबेसिटी शुरू करने का कारण बन जाते हैं। और इसीलिए यदि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यदि आप अपनी जिंदगी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं, तो आपको आज से शक्कर को सस्ता समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। शक्कर सस्ती हो सकती है, 50, 60, 70 रुपए किलो हो सकती है, लेकिन शक्कर से होने वाली बीमारियों का इलाज सस्ता नहीं है। मिठाइयाँ सस्ती हो सकती हैं, 500, 1000 रुपए किलो में मिठाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन मिठाइयों से होने वाली क्रॉनिक डिसीजेज अधिकतर केसेस में आपकी कब्र में या फिर आपकी चिता पर ही जाकर समाप्त होती है। अब यदि शक्कर के खतरों के बारे में मेरी इतनी सारी चीख पुकार सुनने के बावजूद आप लड्डू या लड्डू जैसी अन्य कोई मिठाई खाना ही चाहते हैं, तो उस हालत में उसके ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए आप एक ग्लूकोज क्लियरिंग किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट में ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि लड्डू को लंच या डिनर पर खाएं और कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद हो। कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में छिलके वाली दाल मौजूद हो या सब्जियां मौजूद हों। ऐसा करने से दालों और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर इस तरह की मिठाई के ब्लड ग्लूकोज के इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक कम कर देगा। दूसरा तरीका है कि लड्डू को खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो 20-25 मिनट चलें। इस तरह से
पैदल चलने से या कोई अन्य एक्सरसाइज करने से या अपने घर का काम करने से आपके मसल्स में होने वाली मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ हद तक कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना जरूरी है, और वो ये कि इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट के प्रयोग से आपके ब्लड ग्लूकोज में आने वाला उछाल तो कुछ हद तक कम हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन उस लड्डू में जो कैलोरीज हैं उनकी मार तो आपके शरीर को सहनी ही पड़ेगी। जनरली लड्डू की जो सबसे पॉपुलर रेसिपीज हैं उनके 100 ग्राम लड्डुओं में लगभग 500-600 कैलोरीज होती हैं। तो दूसरे शब्दों में यदि आप एक महीने में सिर्फ 10-12 बार भी इस तरह के लड्डू 100 ग्राम लड्डू खाते हैं या लड्डू जैसी कोई अन्य मिठाई खाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका वजन लगभग 1 किलो बढ़ सकता है। दूसरे शब्दों में आपका वजन 1 साल में 10-12 किलो बड़े आराम से बढ़ सकता है। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ महीने में 10-12 दिन 100 ग्राम लड्डू या इस तरह की कोई मिठाई खाते रहिए। और इसीलिए इस तरह की चीज़ों को मैं अपनी डेली लाइफ में अवॉइड करता हूँ, और इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों की वजह से मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल और मेरा वज़न दोनों ही एक स्टेबल जोन में रहते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यदि मुझे जैसा साधारण व्यक्ति इस तरह की कामयाबी हासिल कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के खतरों को जानने और समझने की, उन्हें आत्मसात करने की ज़रूरत है तो उनके कंज्यूमशन को कुछ कम करने की।